2027 के चुनावी मुद्दे जिन पर चर्चा करनी बहुत जरूरी है, वो चुनावी मुद्दे क्या हैं और जिन पर सियासत भी होगी और वोटर्स को रिझाने की कोशिश भी। आपकी स्क्रीन पर वो ग्राफिक्स लाने जा रहा हूं मैं तमाम मुद्दे आपको बताऊंगा 2027 के चुनावी मुद्दे क्या हैं और कौन किस पर भारी पड़ेगा। मुद्दा नंबर 1, रोजगार और भर्ती, जिस पर अखिलेश यादव हमेशा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते रहते हैं, बीजेपी को घेरते रहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि युवाओं के लिए बीजेपी के पास कुछ भी नहीं। जी हां। मुद्दा नंबर 2, महंगाई, इन्फ्लेशन से पूरा देश परेशान है और यूपी की जनता भी। यह बहुत क्रूशियल मुद्दा है, विपक्ष के लिए बन सकता है क्योंकि वहां पर सत्ता में बीजेपी है। मुद्दा नंबर 3, कानून व्यवस्था को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अक्सर हमले करते हैं बीजेपी के ऊपर, लेकिन योगी आदित्यनाथ की छवि, उनकी सख्ती ये बताती है, ये जताती है कि वहां पर कानून व्यवस्था पर बीजेपी काम कर रही है, लेकिन अखिलेश यादव इससे इत्तेफाक नहीं रखते। मुद्दा नंबर 4, किसानों का मुद्दा बहुत क्रूशियल है, किसानों का मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। मुद्दा नंबर 5, जातीय प्रतिनिधित्व। यह भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि किस जाति से किसको प्रतिनिधित्व दिया जाए, किसको प्रतिनिधित्व सौंपा जाए, कौन मजबूत कंधे हैं, कौन ड्राइव कर सकता है इस पूरे पॉलिटिकल मूवमेंट को। मुद्दा नंबर 6, धार्मिक और सांस्कृतिक राजनीति भी एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है यूपी की सियासत में। राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे बाबरी का मुद्दा रहा हो, या और भी तमाम जो राजनीतिक और धार्मिक मुद्दे वहां पर हैं। मुद्दा नंबर 7, कल्याणकारी योजनाओं का असर। इसमें बीजेपी थोड़ी सी मुझे 20 दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी की तमाम कल्याणकारी योजनाएं हैं जो बड़े स्तर पर काम कर रही हैं, उसका फायदा चुनाव में बीजेपी को मिलता दिख सकता है। मुद्दा नंबर 8, स्थानीय उम्मीदवारों की स्वीकार्यता भी। जो लोकल कैंडिडेट है, लोकल चेहरा है, जो लोकल इंसान है उस इलाके का, उस जिले का, उस प्रभाग का, उसका बहुत इंपैक्ट देखने को इस बार चुनाव में मिल सकता है। जी हां, आगे बढ़ते हैं। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या थे वो मैं आपको बता देता हूं। कुल सीटें 403, बहुमत के लिए 202 की जरूरत पड़ती है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, बीजेपी को 255 सीटें मिली थी, वोट शेयर करीब 41% से ज्यादा था। अपना दल सेक्युलर को 12 सीटें मिली थी, वोट परसेंट करीब 1.5% का था। इसके अलावा निषाद पार्टी की बात करें तो उनको भी ठीक ठाक सीटें मिली थी जितनी उनको आवंटित थी। समाजवादी पार्टी को 111 सीटें मिली, 32% वोट शेयर। आरएलडी को 8, 3% वोट शेयर। बीएसपीएस को 6, और अगर बीएसपी की बात करें तो 1 सीट मिली थी, 12% वोट शेयर। कांग्रेस को 2, 2.5% वोट शेयर, और अन्य के खाते में 2 सीटें गई थी दर्शकों। जी हां, ये तो यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजे थे, और वोट शेयर थे। निषाद पार्टी को 6 सीटें मिली थी और वोट परसेंटेज करीब 0.9% के आसपास था दर्शकों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले कंटेंट पर आते हैं। एक बड़ा पैनल कुछ ही देर में मेरे साथ जुड़ने जा रहा है, उनके जरिए भी हम चर्चा करेंगे। बीजेपी के मजबूत पॉलिटिकल टूल क्या क्या हैं यूपी विधानसभा चुनाव में जो आने वाले हैं। टूल नंबर 1, हिंदुत्व और सांस्कृतिक जो मुद्दे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत क्रूशियल है। इस पर बीजेपी खेलेगी, इस पर बीजेपी इसको अपना टूल बनाकर चुनाव में जरूर उतरेगी। टूल किट नंबर 2, मजबूत संगठन। बीजेपी के जो मजबूत पॉलिटिकल टूल है, मजबूत संगठन, इसमें कोई देव राय नहीं है। बीजेपी का सिस्टम, उनका संगठन बहुत मजबूत है, बूथ लेवल से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक। जी हां। टूल नंबर 3, गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलित जो रणनीति है उस पर बीजेपी को काम करना पड़ेगा, और बीजेपी उस पर काम भी कर रही है। देखने वाली बात यह होगी यूपी के चुनाव में उसको कितना फायदा, नफा, नुकसान इसमें मिलता है। टूल नंबर 4, कल्याणकारी योजनाएं। जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था, बीजेपी जितनी भी कल्याणकारी योजनाओं पर काम कर रही है या जो ऑफर की गई है पब्लिक को, उस पर वो राजनीति करेंगे, उस पर वो वोट मांगेंगे, उस पर चर्चा वो अपनी चुनावी रैलियों में करेंगे। टूल नंबर 5, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल है, और चुनाव में इससे कोई भी मना नहीं कर सकता। टूल 6, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता। जी हां, चाहे यूपी का चुनाव हो, बिहार का चुनाव हो, दक्षिण भारत का चुनाव हो, हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता देखने को मिलती है। और चूंकि वो काशी से सांसद हैं, वाराणसी से यूपी का जिला है, इसलिए वहां पर बहुत क्रूशियल इंपॉर्टेंट फैक्टर वो हो जाते हैं। टूल नंबर 7, विपक्ष का जो बिखराव है, क्योंकि देखिए इंडिया गठबंधन में जिस तरह से अलग अलग मुद्दों पर टकराव हो रहे हैं, वो थोड़ा बिखराव देखने को तो जरूर मिल रहा है। टूल नंबर 8, संसाधन और प्रचार बहुत इंपॉर्टेंट है, और बीजेपी के पास ना तो संसाधन की कमी है और ना प्रचार प्रसार के मीडियम्स की, तो यहां पर बीजेपी थोड़ी मजबूत दिखाई देती है। लेकिन अखिलेश यादव की बात करना भी बहुत जरूरी है। अखिलेश यादव का चुनावी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? स्ट्रैटेजी नंबर 1, पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक गठजोड़ को और मजबूत करने की कोशिश अखिलेश यादव साहब कर सकते हैं चुनाव में, और ये बहुत की फैक्टर है समाजवादी पार्टी के लिए। स्ट्रैटेजी नंबर 2, रोजगार को मुख्य मुद्दा बनाना, क्योंकि अखिलेश यादव अक्सर इस तरह के चुनावी प्रहार करते रहते हैं कि बीजेपी युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रही है, रोजगार बिल्कुल खत्म हो गया है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, तो युवाओं पर फोकस बीजेपी का नहीं। जी हां। स्ट्रैटेजी नंबर 3, महंगाई और किसानों के मुद्दों पर अखिलेश यादव जनता के बीच जा सकते हैं, क्योंकि महंगाई से हर कोई परेशान है, चाहे वो फ्यूल की कीमतें हों, चाहे वो अनाज की कीमतें हों, या यूपी में भागता मीटर। जी हां। स्ट्रैटेजी नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है।
स्थानीय बनाम राष्ट्रीय चुनाव, यानी नेशनल इश्यूज और जो लोकल इश्यूज है उसमें बहुत फर्क होता है दर्शकों। और यूपी का जो सियासी जो एक तरह का जो मिजाज है वो डिफरेंट तरह का है। स्ट्रेटजी नंबर 5, संगठन का विस्तार बहुत इंपॉर्टेंट है अखिलेश यादव साहब के लिए। स्ट्रेटजी नंबर 6, गठबंधन का प्रबंधन एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जिस पार्टी ने अपने संगठन का प्रबंधन ठीक से कर लिया उसके लिए चुनाव जीतना ज्यादा आसान हो जाता है। स्ट्रेटजी नंबर 7, महिला वोटर्स पर फोकस करने की जरूरत है और अखिलेश यादव साहब महिलाओं की बात के बिना, उनके विकास के बिना, उनकी तरक्की के बिना चुनाव में नहीं उतर सकते, क्योंकि वो अक्सर कहते हैं कि महिलाएं सुरक्षित यूपी में नहीं है, कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। डिजिटल जमीन और अभियान में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी रहेगी अखिलेश यादव साहब के लिए आने वाले चुनाव में। चलिए, एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है दर्शकों। ये तो थोड़ा सा विश्लेषण था, थोड़ा एनालिसिस थी, लेकिन असली एनालिसिस अब होगी जब हम अपने पैनल के पास जाएंगे। स्वागत कीजिए डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी का, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। हर्ष सिंह दहिया मेरे साथ हैं, इज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कपिल श्रीवास्तव मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है कपिल जी। चंद्रमोहन शर्मा मेरे साथ हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी के जो लीडर हैं, प्रवक्ता हैं, मैं उनके पास जाऊंगा। कपिल श्रीवास्तव जी, रथ यात्रा का ऐलान हुआ है, लेकिन उस रथ यात्रा के ऐलान में एक दो चीजें और हैं जो बहुत क्रूशियल हैं। क्या आपकी पार्टी भी अब बीजेपी की राह पर निकलने को मजबूर है? सॉफ्ट हिंदुत्व के मसले पर आप भी आ गए हैं, क्योंकि कहा गया है कि जब रथ यात्रा निकलेगी तो तमाम जो धार्मिक स्थल हैं वहां से ये यात्रा गुजरने वाली है। क्या आप भी बीजेपी की पिच पर खेलने के लिए तैयार हो गए? अमित भाई, एक रिक्वेस्ट ये है कि अपने पीसीआर से कह दें हमारे नाम जो लिख के आ रहा है वो कपिल लिख के आ रहा है, हमारा नाम है कपीश। ठीक है, पीसीआर कपीश। प्लीज ठीक करिए, उनको कपीश करिए। देखिए अमित जी, बहुत स्पष्ट सी बात है। भारतीय जनता पार्टी के पिच पर अगर समाजवादी पार्टी खेलेगी तो ये देश और ये प्रदेश पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। क्या इस समय जो देश की और प्रदेश की स्थिति है, जो भयावह स्थिति है, वो किसी से छुपी है? अरे भाई, इस समय उत्तर प्रदेश और देश का जो सबसे ज्यादा ऋण है वो कौन कहेगा? 55 लाख करोड़ से बढ़कर के 300 लाख करोड़ का हो चुका है। और ये फर्जी पीठ अपनी ठोकते कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का बजट हमने 9 लाख करोड़ का लाया। अरे साहब, आप खर्चा करते हो 4 लाख करोड़ से भी कम। आपके 60% से ज्यादा बजट वापस निकल जाते हैं। ये किसी निकम्मी सरकार की निशानी होती है और इसमें कहीं दो राय नहीं। तो जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस समय कार्यविधि चल रही है वो साफ दिखाई दे रहा है कि ये देश के बेरोजगारों और युवाओं के खिलाफ है। इनके हर पेपर लीक कर जाते हैं साहब। भ्रष्टाचार इस कदर है और किसी को भी दायित्वाधीन नहीं बना रही है ये सरकार। आप देखिए, सोनम वांगचुक साहब बैठे हुए हैं इस लोकतंत्र को मजबूत